हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित पेनुली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लास देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 9th साइंस कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा आज चैप्टर नंबर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल्स यानी परमाणु और अणु हमने स्टार्ट करना है। एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है, समझना है, ठीक है ना? तो इनको समझने के लिए बच्चे चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और इसे करते हैं। ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर 3 है, एटम एंड मॉलिक्यूल्स, परमाणु और अणु। इनके बारे में हमें जानना है। तो बच्चों, प्राचीन भारतीय और ग्रीक दार्शनिक, है ना, उस टाइम जो द्रव्य थे आपके, है ना, तो द्रव्य के अज्ञात एवं अदृश्य रूपों में सदैव क्या होता है बच्चों? चकित होते रहे। पदार्थ की विभाज्यता के मत के बारे में भी भारत में बहुत पहले, लगभग 500 ईसा पूर्व, विचार व्यक्त किया गया था कि भाई जो पदार्थ है, पदार्थ की विभाज्यता है ना, उसका कैसे विभाज्य होता है, क्या नहीं होता। तो भारतीय दार्शनिक थे आपके महर्षि कन्नड ने यह प्रतिपादित किया था कि यदि आप द्रव्य को विभाजित करते जाए तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे, है ना। जो महर्षि कन्नड थे, है ना, महर्षि कन्नड, महर्षि कन्नड, ठीक है ना। तो महर्षि कन्नड ने क्या कहा था? महर्षि कन्नड ने कहा कि यदि आप द्रव्य यानी पदार्थ को, है ना, यानी आप पदार्थ को, मैटर को, किसी द्रव्य को, पदार्थ को, मैटर बोलो, द्रव्य बोलो, है ना, पदार्थ यानी मैटर, मैटर को क्या कर जाए? विभाजित करते चले जाए तो छोटे छोटे कण प्राप्त होंगे। इन्हें आप क्या करोगे? इन्हें आप विभाजित करो। इन्हें अगर विभाजित करोगे तो आपको क्या मिलेंगे? छोटे छोटे कण मिलेंगे, ठीक है ना। छोटे छोटे कण मिलते जाएंगे, है ना, छोटे छोटे कण मिलेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स प्राप्त होते जाएंगे। और अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। और ना एक सीमा आएगी भाई, एक आपके पास एक ऐसा वो आएगा, एक ऐसा लेवल आएगा जिस टाइम ये जो कण है ये और विभाजित नहीं हो पाएंगे। ये जो कण है बच्चों, ये और विभाजित नहीं होंगे, ये कण और विभाजित नहीं हो पाएंगे, है ना, और विभाजित नहीं होंगे, ठीक है ना। विभाजित नहीं होते और विभाजित नहीं होते ये, ठीक है ना। नहीं, ये नहीं होंगे। हम कह सकेंगे कि वह सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा, है ना। तो वो सबसे छोटा एक माइक्रो स्कोपिक होगा, जो आपका क्या है, अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को हमने क्या नाम दिया? परमाणु नाम दिया। तो हमने बोला कि जब वो और विभाजित नहीं होगा तो हमने क्या है, वो अविभाज्य है। कैसा है? अविभाज्य है, आपका इनडिविजिबल है। कैसा है? अविभाज्य है। और उस अविभाज्य सूक्ष्म कण को हमने क्या कहा? उस अविभाज्य कण को हमने क्या नाम दिया? उस अविभाज्य कण को हमने नाम दिया एटम यानी परमाणु। क्या नाम दिया? परमाणु नाम दिया, ठीक है ना। ये कहानी आपको समझ आई? महर्षि कन्नड ने कहा पदार्थ जो मैटर है वो विभाजित करोगे, आप उसको विभाजित करते चले जाओगे तो आपको छोटे छोटे कण प्राप्त होंगे। एक ऐसा समय आएगा कि और विभाजन नहीं हो पाएगा, और विभाजन नहीं होगा। अब जब और विभाजन नहीं होगा तो हमने बोला
कि उसको अविभाज्य कण हमने नाम दे दिया कि अविभाज्य है अब और विभाजित नहीं हो सकता। तो उस अविभाज्य कण को हमने क्या बोला, परमाणु बोला, यानी एटम बोला। इतनी बात आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आएगी। उस अविभाज्य कण को हमने, एक और आपके अन्य भारतीय दार्शनिक थे, ठीक है ना, ठीक है ना, आपके इन्होंने इस मत को क्या करा बच्चों, विस्तृत रूप में समझाया और कहा कि ये कण समानता संयुक्त रूप में पाए जाते हैं जो हमें द्रव्य के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं, ठीक है ना। तो लगभग इसी समय ग्रीक दार्शनिक थे डेमोक्रेटिक्स, ठीक है ना, इन्होंने सुझाव दिया कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाए तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा, है ना। इन्होंने क्या बोला कि अगर आप द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब आप प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने इस अविभाज्य कणों को परमाणु अर्थात अविभाज्य कहा था। ये सभी सुझाव दार्शनिक विचारों पर आधारित थे और इन विचारों की जो वैधता थी, वैधता सिद्ध करने के लिए, क्योंकि ये सारे के सारे कैसे थे, दार्शनिक विचार थे। ये महर्षि कन्नड़ ने बोला है, जितने भी आपके दार्शनिक डेमोक्रेटिक्स आए, इनके अनुसार ये जो बोलते हैं कि जो एटम है इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर एंड इट इज इंडिस्ट्रक्टिबल, इंडिविजिबल, इसको आप नहीं तोड़ सकते हैं, नहीं कुछ कर सकते हैं, ये दार्शनिक सुझाव थे। लेकिन 18वीं शताब्दी तक इसका कोई भी आपका प्रयोगात्मक कार्य नहीं हुए। तो 18वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों ने तत्वों एवं यौगिकों के बीच भेद को समझा और स्वाभाविक रूप से यह प्राप्त करने के इच्छुक हुए कि तत्व कैसे तथा क्यों सहयोग करते हैं, है ना। जब तत्व परस्पर संयोग करते हैं तब क्या होता है, ये सारी बातें वो सोचते चले गए। तो वैज्ञानिक आपके एंटिनो एल लिवेसर ने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित किया, है ना। आपके एक साइंटिस्ट थे एंटिनो एन लिवेसर, जिन्होंने बोला, कौन थे, एंटिनो एल एंटिनो एन लेवेसर एक साइंटिस्ट थे आपके, एंटिनो एन लेवेसर। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने रासायनिक संयोजन के, है ना, रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों को इन्होंने क्या क्या स्थापित किया, जिसने रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण आधार प्रदान किए। तो रासायनिक संयोजन के क्या नियम थे बच्चों, इन्होंने क्या किया, रासायनिक संयोजन के नियम दो महत्वपूर्ण के बारे में समझा है। तो हमें पढ़ना है सबसे पहले रासायनिक संयोजन के नियम। किसकी बात करनी है हमें, रासायनिक संयोजन के नियम। हमें बात करनी है रासायनिक संयोजन, किसकी बात करनी है, रासायनिक संयोजन के नियम। हमें बात करनी है रासायनिक संयोजन के नियम की, यानी लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। हमें बात करनी है लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की, रासायनिक संयोजन के नियम की। तो इसमें पहला जो नियम है बच्चों, लॉस ऑफ केमिकल कंपोजिशन में द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसका, द्रव्यमान, किसका है बच्चों, द्रव्यमान संरक्षण, क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। पहला लॉ है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या है पहला नियम, क्या है बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। पहला द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि भाई जब आप क्या करें, दो
कोई यौगिक, दो तत्व जब मिलके यौगिक बनाते हैं, है ना, तो जो द्रव्यमान है वो संरक्षण रहता है। जब दो तत्व कंबाइन करके एक नया यौगिक बनाएंगे तो जितना द्रव्यमान उन दो तत्वों का था उतना ही द्रव्यमान उन दो यौगिकों का भी आएगा। उसमें कुछ भी आपकी क्या रहती है, कमी नहीं रहती। जैसे कि मैंने बात की, आपके पास जैसे है कार्बन और एक है मेरे पास ऑक्सीजन O2। कार्बन और ऑक्सीजन ने कंबाइन करके क्या बनाया बच्चों, CO2 बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपके पास क्या है बच्चों, कार्बन यौगिक है। क्या है, कार्बन यौगिक है। ये आपके पास क्या बच्चों, ऑक्सीजन है। ये कार्बन तत्व है, ऑक्सीजन है। इन्होंने जब कंबाइन किया तो क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किया। किसका, कार्बन डाइऑक्साइड। किसका निर्माण किया, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किया। अब हमें पता है बच्चों कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो होता है 12, है ना, 12। और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है बच्चों 16। तो कितने ऑक्सीजन है, 2 है, 2 गुना 16 कितना हो जाएगा, 32, है ना। अब इसका निकालेंगे कार्बन का बच्चों 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 गुना 2 कितना हो गया, 12 प्लस 16 गुना 2 32, कितना हो गया, 44 ग्राम। और यहाँ आप देखेंगे इधर 12 है और इधर 32, तो 32 और 44 ये भी कितना हो जाएगा, 12 और 32 कितना, 44, तो यहाँ भी 44 ग्राम। तो आप देख पा रहे हैं द्रव्यमान संरक्षण, जितना द्रव्यमान इधर था 44 ग्राम उतना ही द्रव्यमान इधर भी रहा 44 ग्राम, है ना। दोनों द्रव्यमान में कोई भी अंतर नहीं हम पाए गए। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बीन डिस्ट्रॉयड, है ना। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, मास कैन नाइदर बीन क्रिएटेड nor been destroyed ठीक है ना। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, मास कैन नाइदर बीन क्रिएटेड नॉर बीन डिस्ट्रॉयड। ये द्रव्यमान संरक्षण कहते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है ना ही विनाश किया जा सकता है। तो क्या कह सकते हैं हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी रासायनिक अभिक्रिया में ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है ना ही विनाश। ना तो सृजन किया जा सकता है ना ही विनाश। ना तो सृजन किया जा सकता है ना ही विनाश किया जा सकता है। तो क्या है बच्चों, हमने बात की किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। ठीक है ना। ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। ठीक है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इसे कहते हैं। ठीक है ना, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा आपको। हमने देखा कि किस तरीके से हमने रिएक्शन के अकॉर्डिंग समझा कि किस तरीके से जो आपका जो द्रव्यमान है वो संरक्षण होता है। ठीक है ना, द्रव्यमान में संरक्षण आता है
जो पहले द्रव्यमान था वही द्रव्यमान बीच में भी रहता है। तो पहला आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा है बच्चों आपका स्थिर अनुपात। स्थिर अनुपात सेकंड है स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है ना, स्थिर अनुपात का नियम। सेकंड स्थिर अनुपात का नियम यानी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है ना, स्थिर अनुपात का नियम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता है कि बच्चों जैसे कि हमारे पास एक यौगिक है, जैसे हमारे पास एक यौगिक है जल H2O, है ना। हमारे पास एक यौगिक है बच्चों जल H2O, और H2O का निर्माण कैसे हुआ है? H2O का निर्माण आपका हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से इसका निर्माण हुआ है ना। H2O का निर्माण किससे हुआ? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है ना, इसका निर्माण है। इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इधर 2 लगाना पड़ेगा और इधर भी 2 लगाना पड़ेगी। बैलेंसिंग द इक्वेशन आपको बाद में करनी है। तो इस तरीके से समझ लीजिए कि ये आपके पास हाइड्रोजन है ना। क्या है ये? हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन है और ये क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या निर्माण कराया इन्होंने? वाटर H2O, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड वाटर। तो स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है? स्थिर अनुपात का नियम कहता है कि आपको जो आपके पास यौगिक आया, आपने क्या किया? आप इसके अनुसार कि भाई आप जो कोई भी यौगिक है वो 2 या 2 से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। कोई यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बनता है ना। तो यौगिक में जो तत्व हैं जिन जिनसे वो मिलकर बना है, जैसे यौगिक आपके पास क्या है? वाटर है, और वाटर किससे मिलकर बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। जो वाटर है वो हाइड्रोजन से मिलकर बना है और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो आपका स्थिर होगा, चाहे आप जल को किसी भी स्थान से प्राप्त कर ले। आप जल को चाहे आप इंडिया से जल ले ले, या आप बाहर चले जाए अमेरिका से जल लें, या आप किसी और शहर में चले जाए, आप जो जल है वो कहीं से भी उठा के लेके आएंगे, लेकिन जो अनुपात है वो क्या रहेगा? अनुपात आपका एक जैसा ही रहेगा। अनुपात में कोई फर्क नहीं आएगा, अनुपात आपका एक जैसा रहेगा। और कितना अनुपात रहता है उसको आप देख लीजिए, कितना अनुपात रहता है। आपने यहाँ पे कितने आपने देखा कितने H यूज करे हमने बच्चों, है ना। हमने कितने H करे? आपके पास H2 है ना। और H का मान कितना होता है? H का मान जो परमाणु द्रव्यमान है H का, आपके पास कितना है? परमाणु द्रव्यमान H का हमारे पास है 1, है ना। 1 होता है, तो 1 इंटू 2 इस तरीके से। तो 2 2 जा कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे हमें पता ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16, तो 16 गुना 2 कितना हो गया? 32, है ना। तो आप 4 और 32 का अनुपात निकालेंगे तो 4 1 जा 4 और 4 8 जा 32। आप कहीं से भी जल ले लीजिए, कहीं से भी आप जल ले हैं, चाहे वो जल किसी भी स्रोत का हो, किसी भी जगह का हो, कैसा भी हो, हमेशा जल में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है वो 1.1:8 ही रहेगा। ये स्थिर अनुपात का नियम कहता है। ठीक है ना, स्थिर अनुपात का नियम ये होता है, और ये कहता है कि हमेशा वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो हमेशा 1:8 ही रहेगा। ठीक है, आपको समझ में होगा। इसी तरीके से एक उदाहरण के लिए, जैसे कि हमारे पास क्या बनता है, जैसे हमारे पास अमोनिया है NH3, है ना। अमोनिया NH3, तो अमोनिया NH3 किससे प्राप्त होता है? अमोनिया NH3 आपका प्राप्त होता है नाइट्रोजन से और हाइड्रोजन से। ये हमारा अमोनिया प्राप्त होता है। ठीक है ना,
यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है तो 2 लगा दीजिए और 3 दूनी 6, H हो गया, यहाँ पे 3 लगा दीजिए। अब देखेंगे कि नाइट्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो होता है कितना बच्चों, 14 तो 14 2 जा 28, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है, और 1 into 2 हाइड्रोजन का 1 होता है, 3 दूनी कितना हो गया बच्चों, 6, 3 दूनी कितना हो गया 6। तो आप इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, सॉरी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का जो आप द्रव्यमान निकालेंगे, है ना, हाइड्रोजन और उसका द्रव्यमान आप निकालें तो कितना हो जाएगा बच्चों, इसको आप अगर 2 से करेंगे, 2 14 जा 28 और 2 3 जा 6, हमेशा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो कितना आएगा, 14:3, हमेशा कितना होगा, 14:3 होगा, चाहे अमोनिया किसी भी प्रकार से निर्मित हुई हो अथवा किसी भी स्रोत से ली गई हो, कहीं से भी ली गई हो, किसी भी प्रकार से निर्मित हो, तो ये ही हमेशा इसमें रहेगा। तो मेरी बात से आपको समझ में आएगा कि स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है। स्थिर अनुपात का नियम यही कहता है, जब एक, क्या कहेगा स्थिर अनुपात का नियम, कि यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से निर्मित होते हैं और इस प्रकार प्राप्त यौगिकों में इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है ना। तो क्या कह सकते हैं हम स्थिर अनुपात के नियम को, अगर आपको ड्राइव करना है कि यौगिक, कोई भी यौगिक, कोई भी यौगिक कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से निर्मित होता है, 2 या 2 से अधिक तत्वों से निर्मित होता है, ठीक है ना। कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से निर्मित होता है, तो यौगिकों में तत्वों का अनुपात स्थिर होता है। इन यौगिकों में तत्वों का अनुपात स्थिर होता है। ये आपका नियम कहता है। तो इस तरीके से बच्चों आपने चैप्टर की शुरुआत की और पाया कि किस तरीके से हमें एटम के बारे में पता चल रहा है, और हमने 2 नियमों के बारे में पढ़ा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। मेरे ख्याल से आप लोगों को इतना समझ में होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।